साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 1 अप्रैल 2024 का जो जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में उन कह सकते हैं जो खबरें हैं या तथ्य हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से हो, चाहे आपके जीएस के दृष्टिकोण से हो या मेंस के दृष्टिकोण से, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। यदि आप सही से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके जीएस के बहुत सारे पॉइंट, आपके करंट अफेयर के बहुत सारे पॉइंट इससे तैयार होते रहते हैं। साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट या तथ्य या कह सकते हैं बहुत सारे विचार जो है आपको न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं यदि आप सही तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग 1 अप्रैल 2024 के न्यूज़पेपर को देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसके जो पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ पे यदि आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए एक न्यूज आई है कि आज से मतलब 1 अप्रैल से बीमा, भविष्य निधि समेत कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब ये क्या नियम है, तो इन नियमों के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उन्हीं चीज के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए, नए वित्तीय वर्ष, जैसा कि नया वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, तो नए वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से शुरुआत के साथ ही नई कर प्रणाली, बीमा की वापसी, फास्टैग, पैन आधार को जोड़ने, कर्मचारी भविष्य निधि समेत अलग अलग क्षेत्रों में नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अब जैसे जो कुछ बदलाव हैं उनको देखते हैं, इससे क्या होगा। देखिए, पहला है फास्टैग के बारे में। नए वित्तीय वर्ष से फास्टैग के लिए केवाईसी को नो योर कस्टमर केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर फास्टैग को निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिया जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल से ही नई कर व्यवस्था के लागू होने पर यह खुद डिफॉल्ट का विकल्प ले लेगा। जो दूसरा पॉइंट है कि नई कर व्यवस्था के बारे में यह खुद डिफॉल्ट का विकल्प ले लेगा। डिफॉल्ट का विकल्प लेने का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। देखिए, इससे करदाताओं को यात्रा टिकट, किराए की रसीद का ब्यौरा रखने की जरूरत नहीं होगी। डिफॉल्ट विकल्प का मतलब है कि जब तक कोई करदाता पुरानी कर संरचना के विकल्प को नहीं चुनता है तो करों का मूल्यांकन स्वचालित रूप से नई प्रणाली के मुताबिक किया जाएगा। अगर किसी करदाता ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तो उसे 7 लाख रुपए की वार्षिक आय तक कोई कर नहीं देना होगा। अगला जो है वो है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भी 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत नौकरी बदलने पर ईपीएफ खाता धारक को उसका पुराना पीएफ शेष जो बैलेंस है वो नए खाते में खुद ब खुद स्थानांतरित हो जाएगा। इससे नौकरियां बदलने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन योजना में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें नए प्रावधानों के तहत टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी एनपीएस धारक आधार के जरिए ही ओटीपी हासिल कर एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। इसके अतिरिक्त बीमा पॉलिसी में निवेश करने वालों को भी इसकी वापसी पर अलग अलग मियाद में राहत का प्रावधान किया गया है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा, तो देखिए आपको इरडा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए इस संस्था के बारे में। तो इरडा ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत अगर बीमा धारक 3 साल के भीतर पॉलिसी की वापसी या सरेंडर करता है तो उन्हें राहत मिलेगी। वहीं चौथे और 7वें साल के दौरान जमा की जाने वाली पॉलिसी पर वापसी की रकम अधिक हो सकती है। इससे जो बीमा धारक हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के बारे में क्या है, देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों को समय पर कर भुगतान के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत कंपनियां अगर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमएसएमई को भुगतान जो है 45 दिनों में नहीं करती हैं तो भुगतान पर कर कटौती का दावा नहीं कर सकेंगी। मतलब उन्हें कर कटौती या टैक्स में रिलीफ तभी मिलेगा जब वो 45 दिनों के भीतर जो एमएसएमई से उन्होंने चीजें खरीदी उसका भुगतान करती हैं। तो यानी उन्हें अधिक कर का भुगतान करना होगा यदि 45 दिनों में वो पेमेंट क्लियर नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े सालाना रखरखाव शुल्क में 1 अप्रैल से मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो एटीएम इस्तेमाल करते हैं, उसके रखरखाव का
बैंक जो है पूरे साल भर का एक शुल्क लेती है आपसे, वो आपके अकाउंट से कटता है, उसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करते हैं तो इस पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, अब जो पहले मिला करता था। बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर 0.1% की बढ़ोतरी की है। इंडियन बैंक ने भी आधार और प्रधान उधारी दर से ब्याज दर में 0.5% की वृद्धि की है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखें, जो संपादकीय वाला पेज है, इस पे जो एक आर्टिकल दिया गया है मुक्त व्यापार समझौते की नई डगर, तो इसमें मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में कई सारे बातें की गई, इसको हम लोग अलग से इसको कर लेंगे। और यहीं पर देखिए कोटेशन है, जो कि पर डे कोटेशन निकलता है। इस कोटेशन को आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको नोट कर सकते हैं और इसका कई जगहों पर आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में आप इसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आज का जो कोटेशन है वो प्रेमचंद जी का है। इन्होंने जो इनका कोटेशन क्या है कि लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कर्मों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक है तो उससे डरना कायरता है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब इसी पेज पे कुछ और आपके लिए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे वैश्विक भूख सूचकांक 2024 के जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के बारे में। तो देखिए यहां पर जो बताया गया है कि 2024 में 125 देशों में भारत जो है 111वें स्थान पर रहा है। 125 देशों की जो रैंकिंग की गई उसमें भारत 111वें स्थान पर था। और वैश्विक भूख सूचकांक से क्या पता चलता है कि किसी देश में भुखमरी और कुपोषण के कैसे हालात हैं। रपट में दावा किया गया, इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मामले में भारत की स्थिति और खराब होती जा रही है। पिछले वर्ष यदि आप 2023 में देखेंगे तो भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। इसी प्रकार से 2021 में 101वें स्थान पर था, 2020 में 94वें स्थान पर था। मतलब लगातार आप देखें साल दर साल जो है भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसी प्रकार से इस वर्ष जो है भारत 4 पायदान और नीचे आ गया। ठीक है, 107 से 111 पे आ गया है। अब थोड़ा सा ये जो आपका वैश्विक भूख सूचकांक है, यह इंडेक्स जो है तैयार कैसे किया जाता है, तो ये 4 पैमानों पर या 4 पैरामीटर पर तैयार किया जाता है। तो ये 4 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। अब ये 4 पैरामीटर कौन से हैं, तो पहला है कुपोषण, दूसरा है बच्चों में ठिगनापन। बच्चों में ठिगनापन का मतलब क्या होता है कि उम्र के हिसाब से कम लंबाई का होना। तीसरा है बच्चों का वजन, मतलब लंबाई के हिसाब से कम वजन का होना। चौथा है बाल मृत्यु दर, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो इन 4 पैरामीटर पर इसको मेजर किया जाता है। इसमें कुल 100 अंक निर्धारित होते हैं। भारत का जो अंक है वो 28.7 है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप 100 के करीब जाते जाएंगे आपकी स्थिति और गंभीर होती जाएगी। जैसा कि आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहां पर जो है भुखमरी की स्थिति जो है जितनी खराब भारत में उतनी यहां पर नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो भारत का जो अंक है वो 28.7 है और उसे गंभीर स्थिति में रखा गया है। पाकिस्तान का अंक 26.6 है, बांग्लादेश का 19 है, नेपाल का 15 है, श्रीलंका का 13.3 है। अब थोड़ा सा यहां पर कुछ चीजें पानी की जो किल्लत इस वर्तमान में चली आ रही, जैसे कि आप कर्नाटका में देखें, भारत में कर्नाटका में देखें, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे विभिन्न राज्यों से इस प्रकार की दिक्कतों की न्यूज आपको दिखाई पड़ेगा और विभिन्न देशों में भी दिखाई पड़ेगा। तो उसी के समय में आप यहाँ पे जो चीजें हैं इसको आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करने के लिए इन चीजों को रख सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के कई अनुषंगिक संस्थानों जैसे कि यूनेस्को के मुताबिक 2050 तक कई देशों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। तो ये जो लाइन है ये आप लिख करके रख सकते हैं और इसको आप आंसर राइटिंग इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, भारत में कई राज्य अभी भी शुद्ध पेयजल की पहुंच से दूर हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो नदी, नहर, झील, तालाब हो वो औद्योगिक प्रदूषण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और भारत में इन्हें बचाने के लिए दशकों में एकाध बार ही आंदोलन होता है, वह भी निम्न वर्ग के द्वारा। भारत में देखें इस प्रकार के आंदोलन जो होते हैं, चाहे आप देखें कि जंगल बचाने के लिए आंदोलन होते हैं या पानी के लिए, तो ये जो निम्न, जिन्हें हम समाज में तथाकथित निम्न वर्ग समझा जाता है, उस वर्ग के द्वारा ही इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। वहीं यूरोप, अमेरिका में नदियों, झीलों, तालाबों को बचाने के लिए मध्य वर्ग जो होता है वो सामने आता है, जबकि जो संपन्न वर्ग है, चाहे भारत में चाहे अन्य किसी देश में, संपन्न वर्ग पर शायद इस समस्या का बहुत असर नजर नहीं आता है, क्योंकि वो इतने साधन संपन्न होते हैं कि वो दूसरे के संसाधनों का
अपने लिए उपभोग करने में सक्षम होते हैं। तो चूंकि जल जो है जीवन का आधार है, अगर हमें पानी को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना है तो पानी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पेज नंबर आप 11 पे देखेंगे तो एक जो आपको न्यूज बताई गई वो है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट के गठन पर विचार के लिए। आप लगातार देख रहे होंगे कि आपको लोन देने वाले कई सारे ऐप जो है आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको लोन देने का ऑफर देते हैं। तो ये जो अवैध तरीके से लोन देते हैं इन्हीं पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट के गठन का विचार किया गया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और अवैध कर्ज देने वाले ऐप पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, नाम याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, शॉर्ट में आप कहेंगे तो DIGIA, ठीक है, डिजिटिया या जैसा भी आप इसका उच्चारण कर सकें, तो यह है कि गठन पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि देश में अवैध ऋण देने वाले ऐप जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप का सत्यापन करेगी और सत्यापित ऐप का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाएगी। सूत्रों ने कहा कि जिन ऐप पर इस DIGITA का सत्यापन के निशान नहीं होगा उन्हें अनाधिकृत माना जाएगा। जैसे आप सोना खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क का निशान होता है, तभी वो सही माना जाता है। तो इसी प्रकार से इस पर भी इनका निशान होगा, तभी वो ऐप अधिकृत माना जाएगा। इससे डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि DIGITA को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस सत्यापन प्रक्रिया से डिजिटल ऋण क्षेत्र के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने में मदद करेगी। इस बीच रिजर्व बैंक ने IT मंत्रालय के साथ 442 डिजिटल ऋण देने वाले ऐप की एक सूची साझा की है ताकि उन्हें गूगल पर प्रतिबंधित किया जा सके। गूगल ने सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक अपने ऐप स्टोर से 2200 से अधिक डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाले ऐप को हटाया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोग बात करेंगे कच्चा टीपू जो द्वीप है इस मुद्दे के बारे में, चूंकि अभी हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं इन्होंने ये इसको फिर से चर्चा में ला दिया है। इस विवाद को लेकर के फिर से उन्होंने चर्चा में इसको लाए। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा कच्चा टीपू जो मुद्दा है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि वर्तमान में चुनाव का दौर है तो इस चुनावी प्रक्रिया के तहत ही इस मुद्दे को फिर से उभारा गया है। तो यहां पर आप देखें, कई बार क्या होता है, जो देश जो होते हैं आपसी संबंधों के लिए क्या करते हैं, कुछ आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि आप देखें कि वर्ष 2015 में, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री का जब कार्यकाल 2014 में प्रारंभ होता है, तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है कि कार्यकाल में आपका बांग्लादेश के साथ जो है कुछ गांवों की अदला बदली की गई थी और इसी मैत्रीपूर्ण भाव से अदला बदला की। इसमें क्या किया गया था कि भारत से 111 एनक्लेव, मतलब कह सकते हैं गांव जो हैं वो बांग्लादेश को दिए गए थे और इसके बदले में बांग्लादेश से 55 एनक्लेव जो है भारत में आ गए थे। आप देखें तो भारत ने ज्यादा दिए थे परंतु बांग्लादेश से हमें कम मिले थे। परंतु ये आपसी सौहार्द और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए इस प्रकार के समझौते किए जाते हैं। तो इसी के तहत 2015 में किया गया था। इसी प्रकार का समझौता जो है आपका 1974 में इसी मैत्रीपूर्ण भाव पर आधारित जो कच्ची टीपू द्वीप था, जिसको लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत समय से विवाद था। जैसा कि विवाद आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में वो जो सीमा पर से जो गांव थे उनको लेकर बहुत समय से था, उसी प्रकार का विवाद जो है भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा टीपू द्वीप को लेकर के था। तो उसी विवाद को हल करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण समझौते के तहत जो है उस द्वीप को जो है श्रीलंका को दिया गया था। तो इसी को लेकर के फिर से चर्चा में, तो हमारे लिए इस कच्ची टीपू के बारे में जो द्वीप है मैपिंग के दृष्टिकोण से और ये जो पूरा मुद्दा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि आप अपना एटलस उठा के देखेंगे तो एटलस में आप नीचे साइड में जाएंगे जहां पे पाक जल संधि है, वहां पर उसी पाक जल संधि में जो है आपका या जल डमरूबंध जो है वहीं पे कच्चा टीपू द्वीप है। देखिए, भारत के रामेश्वरम तमिलनाडु में आता है, तो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच यह जो कच्चा टीपू द्वीप है एक छोटा सा द्वीप है। यदि आप देखें श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच जो है पाक जल डमरूबंध क्षेत्र है। अब ये जो पाक जल डमरूबंध क्षेत्र है इसका नाम जो है वो किसके नाम पे आता है,
रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था। अब ये रॉबर्ट पाल्क कौन है? रॉबर्ट पाल्क जो है ये 1755 से लेकर के 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। कच्चा टीपू जो द्वीप है वो इसी पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ये जो द्वीप है भारत के रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के नेदुड़ी से, जाफना आपका श्रीलंका में है, ठीक है, और कह सकते हैं कि रामेश्वरम जो है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, ठीक है। तो जाफना के नेदुड़ी से 10.5 मील दूर है। तो इस प्रकार से देखें तो इसकी जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति, वो श्रीलंका के ज्यादा नजदीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है और इसकी अधिकतम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 300 मीटर है। और यहीं पे एक चर्च भी है, सेंट एंटनी चर्च, भी इसी निर्जन द्वीप पर स्थित है। ये निर्जन द्वीप है, इसका अपना खुद का कोई पानी का जल स्रोत नहीं, मतलब आपको यहाँ पर मीठा पानी जो आप पानी पीते हैं ऐसा पानी का कोई स्रोत यहाँ पर इस द्वीप पर नहीं है, ठीक है। अगल बगल सारे तरफ से क्या है? समुद्र है। कच्चा टीपू बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच इसे लेकर के विवाद रहा है, बहुत समय तक विवाद था। साल 1976 तक भारत इस पर दावा करता था और उस वक्त तक ये जो है श्रीलंका के अधीन रहा है। क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पर जो आपके मछुआरे होते हैं भारत और श्रीलंका के, वो जो है मछली में पकड़ने के लिए इस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत आता है तो इसी को लेकर के कई बार विवाद होता है। भारतीय मछुआरों को कई बार जो है जो श्रीलंका के जो नौसेना के अधिकारी उनके द्वारा पकड़ा जाता है, उनकी नाव को जो है नष्ट कर दिया जाता रहा है। तो ये समस्या बहुत समय से चलती आ रही थी। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच लगातार कई बार मतलब बातचीत हुई कि इसका समाधान निकाला जाए। साल 1974 से 1976 की अवधि के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री भाव भंडार नायके के साथ 4 सामुद्रिक सीमा समझौते पर दस्तखत किए। उसी में से एक समझौता जो था वो कच्चा टीपू द्वीप को लेकर के था और इसे जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। तो ये पूरा आपका मुद्दा था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका मियामी ओपन के बारे में। तो देखिए, भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज एटीपी मास्टर्स 1000 चैंपियन बनने के अपने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के जोड़ीदार मैथ्यू एबेडेन के साथ मियामी ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। तो ध्यान रखिएगा, मियामी ओपन का पुरुष युगल खिताब जो है भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबेडेन के साथ मिलकर के जीता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों को भी आप यहां पे याद रखिएगा। वो क्या है कि जैसे इस साल का 2024 का जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था, इस साल का जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन था, इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना पहला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो रोहन बोपन्ना ने ही जीता था, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके और रिकॉर्डों के बारे में बात करें तो ये जो अभी मियामी ओपन जीता है इन्होंने, तो यह बोपन्ना का 14वां एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल था। इस अनुभवी भारतीय खिलाड़ी का यह 63वां 63 एटीपी टूर स्तर का फाइनल और 26वां युगल खिताब था, ठीक। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें याद रखिएगा कि रोहन बोपन्ना का यह 14वां एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल था। इस अनुभवी भारतीय खिलाड़ी का 63वां एटीपी टूर स्तर का फाइनल और 26वां युगल खिताब था। बोपन्ना ने इस दौरान एक और उपलब्धि हासिल की, वो क्या है? वह लिएंडर पेस के बाद सभी 9 एटीपी मास्टर्स स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग जो है मियामी ओपन का जो महिला एकल खिताब था वो कौन जीता है? तो वो मियामी की ही डेनियल कोलिंस ने जीता है, ठीक है। और इन्होंने एलेना रायबिकना को पराजित करके यह खिताब जीता है। देखिए, ये इनका जो है आखिरी टूर्नामेंट, ये जो है 30 साल की है और कोलिंस आखिरी बार इस टूर्नामेंट में खेल रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी सत्र होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बीमारी से पीड़ित है। उस बीमारी का नाम क्या है? तो इस बीमारी का भी नाम याद रखिए। कई बार जो है इस प्रकार के टर्म को पूछ लेता है एग्जाम में। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है बीमारी? एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है। यह एक दर्दनाक बीमारी है जो गर्भाशय को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने यह खिताब जीता है।
इसके अतिरिक्त इनके जो पिछले रिकॉर्ड को यदि देखा जाए तो कोलिंस के करियर का यह तीसरा, कोलिंस के डेनियल कोलिंस के करियर का यह तीसरा, जबकि मास्टर्स 1000 का पहला स्तर का पहला खिताब है। वह इससे पहले सेंट जोन्स में 2021 में चैंपियन बनी थी। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग मीराबाई चानू के बारे में बात करें। मीराबाई चानू के बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कौन सी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मीराबाई चानू है भारोत्तोलक है। टोक्यो ओलंपिक जो आपका 2021 में हुआ था उसमें ये रजत पदक विजेता थी। ठीक, इतनी चीजें याद रखिएगा। चूंकि ये चोट की वजह से 6 महीने से खेल से बाहर थी, तो फिर से इन्होंने वापसी की है। और यहां पर थोड़ा सा ओलंपिक के जो 2024 में होना है, आपका कहां पे होना है, फ्रांस के पेरिस में होना है, उसके मतलब उसमें क्वालिफाई करने के लिए, उसमें खेलने के लिए जो नए नियम आए हैं वो क्या है, तो इसमें है कि ओलंपिक 2024 क्वालिफिकेशन नियमों के तहत विश्व चैंपियनशिप 2023 और विश्व कप 2024 में भाग लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए जो मीराबाई चानू है इनका आपका IWF विश्व कप में खेलना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो है अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया सालाना पुरस्कारों के बारे में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और डिफेंडर सलीमा टेटे महिला है, झारखंड की है। ठीक है, युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और डिफेंडर सलीमा टेटे को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है, जबकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर जीवन पर्यंत उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार को दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और देख लें। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, मतलब तीसरे स्थान पे था। कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं ये जो 25 वर्षीय हार्दिक सिंह हैं, जिन्हें आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 25 वर्ष के हार्दिक 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। इसके अतिरिक्त वहीं पे जो दूसरा नाम है सलीमा टेटे, ये झारखंड के सिमडोगा जिले की टेटे जो है ये महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो चौथे स्थान पर थी। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जो पुरस्कार दिया जाता है वो 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त इस सालाना पुरस्कार समारोह में पीआर श्रीजेश को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, वहीं जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, वो अभिषेक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ उदयमान अंडर 21 खिलाड़ी का पुरस्कार महिला वर्ग में दीपिका सोरेंग और पुरुष वर्ग में अरायजीत सिंह हुंडल को मिला है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जीतने वाले उनके बेटे का नाम क्या है, अशोक कुमार। ये 1975 में जो भारत ने विश्व कप जीता था, तो विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और फैक्ट याद रखिएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, इसमें भारत जो है 41 साल के बाद किसी ओलंपिक में पदक जीता था, 41 साल के बाद। ठीक है, और वो भी कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम के बारे में याद रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम 8 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, और इसने आखिरी बार जो स्वर्ण पदक जीता था, कब जीता था, 1980 में मॉस्को रूस में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर जीता था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा।